नमस्कार दोस्तों, अर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया था, आज हम कर्मधारय समास को केंद्र बिंदु बना करके इस समास पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कर्मधारय समास के दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक समास में, जितने भी समास हैं, प्रत्येक समास की परिभाषा जो है अलग अलग है, उनमें आपस में किसी भी प्रकार से समानता नहीं है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। या तो उपमान उपमेय का संबंध होगा, उपमान उपमेय का संबंध नहीं होगा तो विशेषण विशेष्य का संबंध जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, फिर आपको बताता हूँ उपमान उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है। देखिए, पहले परिभाषा देखिए, वह समास जिसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय क्या होता है। तो पहले देखिए विशेषण, जैसा कि आपको पता है, पढ़ते आ रहे हैं आप, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, वह वस्तु जिसकी विशेषता प्रकट की जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। वह वस्तु जिसकी विशेषता प्रकट की जाए अथवा जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। उपमान, उपमान वह वस्तु जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे उपमा दी जाती है या जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है, उसको हम उपमान कहते हैं। उपमान कोई प्रसिद्ध चीज होती है, जैसे मैं कहूँ चंद्रमा, चंद्रमुख, तो जो मुख है वो आपका उपमेय है और उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो चंद्रमा में इसमें उपमान हो गया। तो उपमेय होता है वह वस्तु जिसकी उपमा दी जाती है अथवा वह वस्तु जिसके बारे में बताया जाता है, उसको हम उपमेय कहते हैं। तो यहाँ मैंने उदाहरणों के माध्यम से आपको उपमान, उपमेय और आपका विशेषण विशेष्य स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कई बार क्या होता है कि कर्मधारय समास के ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें उपमान उपमेय का संबंध दिखाई देता है, कई बार ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें जो है विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाई देता है। और एक बड़ी खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि कई बार उपमान उपमेय, पूर्व पद और उत्तर पद जो है आपस में एक्सचेंज भी हो जाते हैं। पूर्व पद की जगह उत्तर पद आ जाता है, उत्तर पद की जगह पूर्व पद आ जाता है, लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। जो उपमान है, चाहे वो पूर्व पद के रूप में आए चाहे वो उत्तर पद के रूप में आए, उसकी पहचान वैसी की वैसी रहेगी। विशेषण शब्द पहले भी आ सकता है पूर्व पद के रूप में और विशेषण शब्द उत्तर पद के रूप में भी आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बात वही की वही होगी। कई बार वो चेंज हो जाता है, कई बार एग्जामिनर भी आपकी परीक्षा लेने के लिए उसको चेंज कर सकता है। तो आइए देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझिए। मैंने पहला उदाहरण दिया नील कमल। तो देखिए नील कमल, इसमें दो शब्द हैं, नील और कमल। नील आपको पता है विशेषण है और कमल जो है विशेष्य है। मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, विशेष्य हम उसे कहते हैं जिसके विषय में कुछ बताया जाता है। तो इस कमल के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वह नीला है। तो जो नीला है वो विशेषण है, आपको पता है, नीला, काला, गोरा, पतला, ये सारे विशेषण होते हैं। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख में देखिए चंद्र क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपमेय वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। तो किसके बारे में यहाँ उदाहरण में बताया जा रहा है, मुख के बारे में बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि वो चंद्रमा के समान है या चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो जिसकी उपमा, जिसके साथ उसकी उपमा की जाती है, जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है, जिसके लिए उसको बताया जाता है कि ये ऐसा है देखने में, उसको हम उपमान कहते हैं। तो मुख के बारे में कैसा बताया जा रहा है, वो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा इसमें हो गया उपमान और मुख हो गया इसमें उपमेय। और देखिए नराधम, मैंने अगला एग्जाम्पल बनाया जिसमें विशेषण विशेष्य इंटरचेंज हो गए। नराधम, अब इसमें क्या है, असल में तो होना चाहिए था धम नरा, लेकिन धम नरा तो बनता नहीं है। तो हमने नराधम यहाँ पर उदाहरण देखा। तो नराधम में क्या है, विशेष्य पहले आ गया। ऊपर के एग्जाम्पल में आपने देखा था विशेष्य कमल में यहाँ आया था, लेकिन नराधम में क्या है, विशेष्य यहाँ आ गया और अधम विशेषण यहाँ आ गया। कहने का मतलब है उस नर के बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है, वह अधम है, नीच है। तो यहाँ देखिए आपका विशेषण विशेष्य चेंज हो गया, पहले विशेष्य आ गया और फिर विशेषण आया। अगला उदाहरण देखिए विद्याधन, यहाँ भी उपमान उपमेय चेंज हो गया, उपमेय पहले आ गया। वहाँ क्या था, आपने देखा था उपमेय, चंद्रमुख में मुख उपमेय था,
उत्तर पद के रूप में था, लेकिन यहाँ पूर्व पद के रूप में है। विद्या धन, तो विद्या क्या है, अपने आप में धन है, तो विद्या उपमेय है और धन जो है उपमान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार उपमान के स्थान पर उपमेय आ जाता है, उपमेय के स्थान पर उपमान आ जाता है। कहने का मतलब है कई बार समस्त पद उपमान जो है पूर्व पद के रूप में होता है और कई बार उपमान जो है उत्तर पद के रूप में होता है। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको ये चीज़ क्लैरिटी रहनी चाहिए कि उपमान वास्तव में किसे कहते हैं, उपमेय वास्तव में किसे कहते हैं, विशेषण वास्तव में किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। अगर ये स्थिति आपको स्पष्ट हो जाती है तो आपको एग्जामिनर कैसे भी चेंज करके दे दे उपमान उपमेय, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। उपमान होता है जिसके साथ किसी वस्तु की तुलना की जाती है, जैसे चंद्रमा। उपमेय होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे मुख। विशेषण होता है जिस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, और विशेष्य उसे कहते हैं वह वस्तु जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण कर्मधारय समास के उदाहरण संजो के रखे हैं और मेरा ऐसा विश्वास है परीक्षा में कर्मधारय समास में से इन उदाहरणों से बाहर कोई भी उदाहरण नहीं आएगा। इसलिए इन उदाहरणों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और इन उदाहरणों को आप ध्यान से सुनेंगे और इनको याद रखेंगे तो परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए पहला उदाहरण देखिए, नील कमल। नीला है जो कमल, वही बात मैंने जो है आपको स्पष्ट की थी। नील कमल, अब कमल क्या है आपको पता है, उपमेय है और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, उपमान। इसमें क्या बना कि इसका नील है। यदि आप ये नीले रंग का है, यदि आप विशेषण विशेष्य की बात करते हैं तो इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य है इसमें कमल, जिसके बारे में बताया जा रहा है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, वो नीले रंग का है। तो आप इसमें उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का चुनाव अपने आप कर सकते हैं। अब मैं प्रत्येक एग्जाम्पल में आपको उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का चुनाव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पहले आपको बता चुका हूँ। अब मैं इनकी केवल समस्त पद और उसका विग्रह करके ही दिखाऊंगा। तो पहला उदाहरण दोबारा से देखिए, नील कमल। नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। नराधम, नरों में है जो अधम। अधम मैंने नीच। विद्याधन, विद्या रूपी धन। महामंत्री, महान है जो मंत्री। प्रधानमंत्री, अति महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, समस्त पद आपका प्रधानमंत्री। प्रधान है जो मंत्री। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री। परमानंद, परम है जो आनंद। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। भव सागर, भव कहते हैं हम संसार को, तो भव रूपी सागर। देह लता, देह रूपी लता। महारानी, महान है जो रानी। सज्जन, सत है जो जन। सत मैंने जो सच्चा है। दुर्जन, दुष्ट है जो जन। कुरूप, कु कहते हैं बुरे को, बुरा है जो रूप। महाजन, जन कहते हैं मनुष्य को, महान है जो जन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। ये उदाहरण अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, पीतांबर। उसके बाद है पर्ण कुटीर। पर्ण कहते हैं हम तिनके को, कुटीर कहते हैं हम कुटिया को, झोपड़ी को। तो पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी है जो कुटीर। कुटीर मैंने झोपड़ी। महाकाव्य, महान है जो काव्य। कटुक्ति, कटु कहते हैं कड़वी। उक्ति मैंने बोल, विचार। कटुक्ति, तो कटु है जो उक्ति अर्थात कड़वी, कड़वा है जो बोल। उसके बाद है गुरुदेव, गुरु रूपी देव। उसके बाद है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। उसके बाद है भला मानस, भला है जो मानस। घन श्याम, घन कहते हैं बादल को, श्याम मैंने सांवला। घन श्याम, तो घन के समान श्याम। उसके बाद है कनक लता, कनक कहते हैं सोने को, लता कहते हैं बेल को, तो कनक लता, कनक के समान लता। तो ये अति महत्वपूर्ण उदाहरण है कर्मधारय समास के, जो परीक्षाओं में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। एक बार मैं फिर आपको कर्मधारय समास की परिभाषा स्पष्ट कर देता हूँ। कर्मधारय समास वह समास होता है जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद में से कोई ना कोई एक पद उपमान अथवा उपमेय होगा या कोई ना कोई एक पद विशेषण अथवा विशेष्य होगा।
तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है और उसका कोई समास पद दे करके समास का चुनाव करना आता है। तो मैं समझता हूँ कर्मधारय समास की जो अभिव्यक्ति सरल तरीके से मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति में सफल रहा हूँगा। यदि मैं अपनी अभिव्यक्ति में सफल रहा हूँ और आपको समास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले लेक्चर में फिर समास के अन्य विषय को लेकर के आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।